दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हर बार मैं मंडे को आपके बीच एक रिवाइज सेट के साथ उपस्थित होता हूं, जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और उस सेट के प्रश्न हम कोशिश करते हैं कि आपको भी प्रोवाइड करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सुनिश्चित हो जाए और लगातार बनी रहे। नए नए प्रश्नों से आप अवगत होते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपकी तैयारी एकदम सुनिश्चित दिशा में आगे बढ़ती जाए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इनमें से किसे अर्स्ट एंड यंग के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने शुरू से ही ऑप्शन नहीं पढ़ा है, तो इसका सही जवाब आप बताएं। इसका सही जवाब है किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ को विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यह किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी चेयरपर्सन हैं और यह पुरस्कार उनको विश्व के 41 देशों के सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों में से एक चुना गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और यह जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वह न्यू ट्रेंड को दर्शाता है। दोस्तों, आज का जो ट्रेंड है उसमें जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है कुछ इस तरह से बन गई है कि आप यहाँ देखें, रायसीना संवाद जो भू राजनीति पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है का 2020 का विषय क्या था? रायसीना संवाद। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही जवाब है वह है नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। दोस्तों, रायसीना संवाद 2020 यह दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ था। इस संवाद में 100 से अधिक देशों के 700 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रायसीना संवाद भू राजनीति पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ट्यूलिप कार्यक्रम 2020 का संबंध कि इनमें से किससे है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार आप देख लें, कोशिश करें आपको यह प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए हम आपको उत्तर बताते हैं। भारत सरकार का ट्यूलिप कार्यक्रम 5 जून 2020 को द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह एक 5 वर्षीय संयुक्त पहल है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो बी इसका सही जवाब हुआ, शहरी निकाय में युवाओं को प्रशिक्षित करना। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि हम उन्हीं प्रश्नों को चयन करें जो आयोग की परीक्षाओं के लिए रिलेवेंट रहें। और उस तरह का अगला प्रश्न आप देखें, संयुक्त नौसैन्य अभ्यास पैसेक्स हिंद महासागर में भारत और अन्य किस देश के बीच संपन्न हुआ? 4 ऑप्शन हैं। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर 20 जुलाई 2020 को एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स संपन्न हुआ। तो USA is the right answer of this particular question. Now move to the question number 5, and this is related to forest of India. What is the percentage of forest in India? You can see the question, and after that I will explain the answer. क्वेश्चन कह रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से देश में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? दोस्तों,
आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यह प्रश्न बहुत ही ट्रेडिशनल है और कई बार यह परीक्षाओं में आ चुका है और बड़ा ही इसमें कंफ्यूजिंग यह रहता है, जैसा कि आप जानते हैं या जान नहीं रहे हैं तो जान लें कि मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है, जबकि यहाँ प्रश्न पूछ रहा है उस राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति से आपको परसेंटेज बताना है। और अगर जब इस तरह का प्रश्न पूछता है तो वहाँ पर जो उत्तर होगा वह बदल जाएगा और यहाँ पर जो उत्तर है वह मिजोरम है, क्योंकि कुल भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है वह मिजोरम का हाईएस्ट है, टॉप पे है 85.41%। और जो सेकंड लीड करता हुआ स्टेट है वह अरुणाचल प्रदेश है, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज 79.63% अरुणाचल प्रदेश और 85.41% मिजोरम इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह मैंने चयनित किया है, बड़ा ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन को आप देखें और इस क्वेश्चन को आप देखें। विवाद से विश्वास योजना का संबंध इसमें से किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है, मुद्रास्फीति में सुधार से है, प्रत्यक्ष कर के निपटारे से है या जीएसटी के निर्धारण से है? अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो विवाद से विश्वास है, यह जो रिलेटेड है वह प्रत्यक्ष कर के निपटारे से है। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर के मामले में मुकदमेबाजी एवं विवाद को कम करने के लिए सबका विकास स्कीम, ध्यान देंगे, सबका विकास स्कीम की जो शुरुआत हुई थी 2019-20 के बजट में, वह था सबका विकास स्कीम। वह किससे था? अप्रत्यक्ष कर से था। और उससे जो अधिक मामले निपटे, उससे प्रभावित होकर के इस बार के बजट में सरकार ने विवाद से विश्वास कार्यक्रम की घोषणा की और यह प्रत्यक्ष कर के मामले में हुआ। दोस्तों इसी तरह से हम अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और उस प्रश्न पर बढ़ने से पूर्व एक बार हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अपनी तैयारी को एक उचित दिशा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों यद्यपि हमारा प्रयास रहता है कि हम YouTube के माध्यम से आपको नित्य नई जानकारियाँ प्रदान करते रहें, फिर भी अगर इफ़ यू हैव नीड ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर एक न्यूनतम राशि पेड करने पर आपको वे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जिससे आपकी तैयारी फलीभूत हो सके और आप अपना बेस्ट दे सकें और आपको कहीं कोई आपकी तैयारी में कमी न रह जाए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है थॉमस और उवेर कप, जो विश्व की एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। दोस्तों इन सारे प्रश्नों का सृजन मैं इस तरह से करता हूं जो कि आयोग के प्रश्न पत्रों के हिसाब से हों। तो आप देखें, थॉमस और उबेर कप जो विश्व की एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं, जिनको कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है, यह दोनों टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, हॉकी, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल। आपको यहाँ पर बैडमिंटन सी इसका सही जवाब है। यह बैडमिंटन से रिलेटेड दोनों कप हैं, एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए, थॉमस और उबेर कप। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह ग्रेट पर्सनालिटीज से है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ये चारों जापान के प्रधानमंत्री ही हैं, लेकिन अलग अलग समय में ये रहे हैं। अभी जो हाल में नियुक्त हुए हैं जिसके लिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह है बी योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि शिंजो आबे ने 28 अगस्त को जब इस्तीफा दिया तो नए प्रधानमंत्री के रूप में
योशिहिडे सुगा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आ पहुँचे हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न इशारा कर रहा है कोरोना वायरस की महामारी प्रसार को रोकने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही जवाब हुआ महाराष्ट्र, सी। महाराष्ट्र में महामारी प्रसार को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने इस योजना की शुरुआत करी है। तो इसी तरह से 9वें प्रश्न के समाधान के बाद हम एक बात पुनः आपको बता दें कि यह प्रश्न हम उन्हीं आधारों पर संकलित करते हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, और उनको हम ऑलरेडी इसके मटेरियल्स प्रोवाइड करने के बाद हर वीक के एंड में यानी संडे को जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो यह प्रश्न जो है उन्हीं पर बेस्ड होता है जिनके आंसर वो देते हैं। इस पीडीएफ को प्रोवाइड करने के, इससे संबंधित पीडीएफ को हम प्रोवाइड करते हैं और इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो उसमें हमने करेंट्स के बाद जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो टेक्स्ट प्रदान किया था, जो मटेरियल प्रोवाइड किया था, उसके बिहाफ पर कुछ आगे प्रश्न आपको मिलेंगे, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। अब यहाँ पर यह जो डिफिनीशन है वह यह संबंधित है आपके शिक्षण से, और यहाँ पर यह कह रहा है कि यह किसने कहा है कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बीओ स्मिथ, रियोन्स, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश या शिम्पनसन। तो रियोन्स इसका सही जवाब है। रियोन्स महोदय ने यह बात कही है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह शिक्षण के स्तर से संबंधित है। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप तैयारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना ही होगा। शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी से तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें की आशा की जाती है? तो हम आपको बता दें कि शिक्षण के बहुत सारे स्तर होते हैं, जिनमें स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर प्रमुख हैं। और यह जो बात यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जो प्रश्न संबंधित है वह चिंतन स्तर, इसका सही जवाब होगा 11 का सी। क्यों? क्योंकि यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। एक बात हम आपको और बता दें कि चिंतन या विमर्श स्तर के जो प्रस्तावक थे वे हंट महोदय ने इसको प्रतिपादित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह भी मैंने जैसा कि बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा, और वह है भी इनमें से किस अवधारणा का प्रतिपादन जॉन डेवी के द्वारा किया गया है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं शिक्षण से संबंधित बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो हमने अपने बच्चों को बताया है। यहाँ पर हम आपको बता दें आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, योग, यह सब शिक्षण की अवधारणाएं हैं, शिक्षण संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। इनमें जो यह प्रश्न संबंधित है जॉन डेवी ने किसको प्रतिपादित किया है, तो प्रयोजनवाद इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जॉन डेवी ने क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को प्रयोजनवाद के लिए महत्वपूर्ण माना है। और एक बात हम आपको और बता दें कि प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। तो यहाँ पर जो है प्रयोजनवाद 12 का सी सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भारतीय दर्शन योग के प्रवर्तक इनमें से
किसके माना जाता है। दोस्तों, आप यह समझ सकते हैं कि यह शिक्षण संबंधित अवधारणाओं में योग भी सम्मिलित है और योग के अंतर्गत भारतीय योग जो पूरे विश्व के लिए एक मानक है, इसमें शिक्षा को अपने मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या प्रदान की जाती है। योग मात्र व्यायाम नहीं है, इसके अंतर्गत आपका सेल्फ कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, पॉस्चर, ब्रीथ कंट्रोल, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको सिर्फ यह बताने के लिए उपस्थित हैं कि भारतीय दर्शन, बहुत सारे दर्शन हैं आप जानते हैं, जिसमें योग की बात की गई है, तो योग के प्रणेता पतंजलि हैं। डी इसका सही जवाब हुआ, 13 का डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षण की प्रकृति नहीं है। इसमें 4 जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 3 तो शिक्षण की प्रकृति हैं, लेकिन एक नहीं है, और वह कौन है यह हम आपको अभी बताए दे रहे हैं। शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं, यह सही बात है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, यह भी प्रकृति है। शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, यह भी शिक्षण की प्रकृति है। तो शिक्षण की प्रकृति क्या नहीं है, तो डी नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षण का वातावरण स्थिर होता है, यहाँ पर कहा गया है, जबकि हम आपको बता दें कि शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है, डायनेमिक होता है। तो 14 का डी सही जवाब हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ और 15वां जो प्रश्न है बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और करंट के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखें और इसका लाभ उठाएं। देखिए, 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट अभियान किससे जुड़ा है और यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संचालित हो रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम आपको बता दें यह जो योजना है वह एंटी डेंगू दिल्ली में क्रियान्वित की जा रही है। इससे पूर्व भी पिछले साल भी यह 10 वीक के लिए योजना का संचालन किया गया था दिल्ली में और बहुत ही प्रभावशाली रहा था। इस साल भी दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीलॉन्च इट्स एंटी डेंगू कैंपेन 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट ऑन संडे, अंडर विच an extensive awareness campaign against डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो इसका जो सही जवाब हुआ एंटी डेंगू दिल्ली, 15 का बी। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ और 16वां प्रश्न जो है पुनः एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड से है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड सदैव से विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी समस्या का सबब रहा है, ख़ास तौर पर हिंदी भाषी छात्रों के लिए, जहां पर उसके टर्म को समझने में उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझा जा सकता है। थोड़े से प्रयास के बाद चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। आपको उन्हें आत्मसात करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि प्रश्नों का निर्धारण भी उन्हीं पाठ्यक्रमों से होता है जो आपके सिलेबस में उल्लेखित हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। तो एक बार पुनः समस्या समाधान की जब बात आती है तो वहाँ पर विमर्श स्तर या विमर्शीय स्तर या चिंतन स्तर इसका सही जवाब होता है और यहाँ पर भी होगा 16 का सी इसका जो सही आंसर होगा। तो आगे बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ और अगला जो प्रश्न है वह कंप्यूटर से रिलेटेड है और यह प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखें आप। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का व्यापक रूप से कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यापार में प्रयोग किया जाता है। 4 यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं और आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसमें जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह है सी पास्कल। पास्कल जो है इसके अंदर प्रोग्रामिंग, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होती है और यह बड़ी कुशल भाषा है और इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से किया जाता है पास्कल। और एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको और बता दें कि ये पास्कल भाषा का नामकरण जो है वह फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। ब्लेज पास्कल, पास्कल लॉ से आप अवगत होंगे, तो यहाँ ब्लेज पास्कल के नाम पर इस पास्कल भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा का नाम रखा गया है। तो सी
सही जवाब होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 एंड इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू कंप्यूटर। और यह कह रहा है निम्नलिखित में प्रायः किसको इंटरनेट का सीबी कहा जाता है। इंटरनेट का सीबी यानी कि IRC, इंटरनेट रिले चैट जो है, यह जो है कम्युनिकेशन को फॉर्म ऑफ टेक्स्ट के माध्यम से प्रोवाइड करता है। IRC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 और यह 19वां प्रश्न जो है वह थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हो गया है दोस्तों। अब चीज़ों को समझने की बारी आ चुकी है। एक बार ध्यान से आप देखें, इसमें प्रश्न कह रहा है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। एक बार हम आपको बता दें कि किंचित कहीं भी अगर आपको अपनी तैयारी के दौरान लगता है कि चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, कहीं भी किसी भी 1% भी अगर आपको लगता है, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, क्योंकि हम आपको कई बार आगाह कर चुके हैं कि आप सिर्फ पढ़ने में विश्वास न करें, चीज़ों को समझने में विश्वास करें, क्योंकि चीज़ें तो किताबों में दी हुई है। कोई आ करके आपके को या सुना जाए, बता जाए, या आपको कोई बुक्स प्रोवाइड कर दे, उससे या आप बुक्स से पढ़ लें। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर आप उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग अलग अलग विधाओं के लोग हैं, अपने सब्जेक्ट में आप माहिर हैं, लेकिन जीके की जो व्यापकता है वह बहुत ज़्यादा है। और जीके पर कंट्रोल करने के लिए आपको खुद भी मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, और आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप मल्टी डायमेंशनल हों और चीज़ों को आत्मसात करें। यह नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ है, जिसमें यह कहा गया है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह लॉर्ड डफरिन होगा। अब इस संदर्भ में आप जान लें कि लॉर्ड डफरिन, चूँकि जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम महोदय ने करी थी, तो उन्होंने इसकी स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में करी थी। उनको जनता से डायरेक्ट मुठभेड़ न हो, विस्फोटक की स्थिति न आए, क्योंकि 1857 की क्रांति में उन लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया था कि जनता कभी भी विस्फोटक हो सकती है। तो उनको एक सेफ्टी वॉल्व चाहिए था, कि एक फ्यूज़ की तरह, कि उसके आने से पहले ही उसके कुछ प्रतिनिधि हमसे आकर मिल लें और डायरेक्ट हमको उसका सामना न करना पड़े। जब कांग्रेस का विस्तार होने लगा तो अंग्रेज़ों के मन में एक धुकधुकी सी हो गई, और तब मजाक उड़ाते हुए लॉर्ड डफरिन ने यह बात कही थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण, इस तरह के टर्म शायद आपने सुने हो, या अगर नहीं सुने हो तो हम आपको बता दें कि यह बहुत ही आसान सा टर्म है। फुटलूज इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहा जाता है जिसके लिए कोई रॉ मटेरियल की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इसको कहीं भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अगर कॉटन इंडस्ट्री आपको एस्टेब्लिश करनी हो, या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको एस्टेब्लिश करनी है, शुगर केन इंडस्ट्री आपको एस्टेब्लिश करनी है दोस्तों, तो यू हैव नीड टू रॉ मटेरियल फॉर एस्टेब्लिशिंग दैट पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज इन द लार्ज अमाउंट। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आप किसी जैसे पूर्वांचल के एरिया हो, वाराणसी हो, गाजीपुर हो, वहाँ पर आप अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्थापित करना चाहें तो आपको परेशानी होगी। पंजाब में स्थापित करना चाहें आपको परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ पर कोयला नहीं है, लोहा नहीं है, और यह एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी हेवी इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, वो खास कर दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, उसी सलेम, उसी जगह पे हैं। उसी तरह से आप कॉटन इंडस्ट्री भी देखेंगे तो मोस्टली साउदर्न इंडिया में लोकेटेड हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसके लिए किसी बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती। इसको कहीं भी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स
गुड्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप कहीं भी किसी भी जगह पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो फूडलूज इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी की बात हम यहाँ 4-5 क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि मैंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है अलग अलग टर्म्स से हम प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमने जो मटेरियल प्रोवाइड किया यहाँ पे, अब कुछ इंडियन पॉलिटी के मटेरियल प्रोवाइड किए हैं और उसके बिहाफ पर क्वेश्चन को सृजित किया है। आप देखें और उससे लाभान्वित हों, हम ऐसी आशा करेंगे। प्रश्न संख्या 21 सवाल है कि भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन कौन थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम आपको बता दें कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बहुत सारी कमेटियों की स्थापना की गई थी भारतीय संविधान के निर्माण में। जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी लंबा समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और कैबिनेट मिशन के बिहाफ पर इसकी स्थापना हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सीतानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम भविष्य में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर समितियों की बात की गई है और ड्राफ्टिंग समिति ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और जो इसके चेयरमैन थे वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इसका सही जवाब है। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह यह कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद किसे मिला था? दोस्तों, देश की आज़ादी के पूर्व जो है 1947 में जब चुनाव 1951 में हुए थे, उससे पूर्व जब देश आज़ाद होने की प्रक्रिया में था, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और कुछ पार्टिकुलर नेताओं को, पर्सनालिटियों को अलग अलग मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। उसी संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री का पद किसे मिला था, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें राजकुमारी अमृत कौर, डी स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला था, यह सही जवाब है 22 का डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। यहाँ भी उल्लेखित भी है कि प्रस्तावना, भारतीय संविधान की आत्मा जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, किस देश से उद्धृत है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके निर्माण में बहुत सारे देशों से सहायता ली गई है, वह अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है किससे प्रस्तावना लिया गया है, तो हम आपको बता दें USA से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना को उद्धृत किया गया है। लेकिन इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा का ग्रहण जो है वह ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? USA से, और उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसको आप दिमाग में रखिएगा। इस प्रश्न के अनुसार USA सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न की तरफ हम लोग आगे आ चुके हैं, और 24वां प्रश्न जो है वह समर्पित है समवर्ती सूची के उल्लेख से। भारतीय संविधान कंकरेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 12 हो गई है, और जो ये समवर्ती सूची है उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्टेट है और फेडरल स्टेट्स में केंद्र और राज्य दोनों के बीच में अधिकारों का बंटवारा किया गया है, तो इसमें संघ के अनुसार अपने नियम बनाने होते हैं। कुछ उसके अलग विषय हैं, 97 विषय हैं जो वर्तमान में 100 हो गए हैं, जबकि राज्य सूची वर्तमान में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले 47 विषय थे, अब बढ़ करके 52 सब्जेक्ट 52 विषय हो गए हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है समवर्ती सूची का उल्लेख भारत संविधान में किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या सम्मिलित किया गया है? नगर निकाय, शहरी क्षेत्र स्वशासन, इसका सही जवाब हुआ बी, शहरी क्षेत्र स्वशासन को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है, और यह 12वीं अनुसूची में उल्लेखित भी है।
लेकिन यहाँ पर जो आंसर हुआ वह हुआ शहरी क्षेत्र स्वशासन। आगे बढ़ते हैं और आपको आगे जो प्रश्न मिलने वाले हैं वह मिलने वाले हैं चौथी इकाई से, मैन एंड एनवायरनमेंट से, जो पर्यावरण से संबंधित है उससे मिलने वाले हैं। और इसमें प्रश्न कह रहा है 26वां, जैव विविधता का आधार इनमें से किसे कहा गया है। तो हम आपको बता दें कि सर्वाधिक प्रजाति विविधता भूमध्यरेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसी वजह से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को यानी 26 का डी जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वनों को कहा जाता है, 26 का डी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के IUCN के अनुसार यहाँ पर पूछ रहा है विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव, जिस पर संकट है, जीव किस देश में पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो आंकड़े प्रेस किए गए हैं IUCN के द्वारा, तो वह भारत इसका सही जवाब होगा। 27 का सी, भारत में इस तरह के जीव सर्वाधिक पाए जाते हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशन के दृष्टि से, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से बड़े ही संकट में हैं, इंडेंजर्ड पोजीशन में हैं। तो यह सी 27 का सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 28वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं दोस्तों। और 28वां जो प्रश्न है वह कह रहा है, नाम दफा में उड़ने वाली गिलहरी जो अति संकटग्रस्त जीवों में सम्मिलित है किस हॉटस्पॉट क्षेत्र में पाई जाती है। मित्रों, विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों की बात की गई है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों की जो संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है पर्यावरण दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से, उसमें विश्व के कुल 36 हॉटस्पॉट रीजन्स में से 4 भारत में भी चिन्हित किए गए हैं और उन चारों के नाम यहाँ पर उल्लेखित हैं। और उन चारों में उड़ने वाली गिलहरी जो अति संकटग्रस्त जीवों में सम्मिलित है किस हॉटस्पॉट क्षेत्र की हिस्सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हिमालय क्षेत्र। ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते बढ़ते एक बार पुनः हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ और एक बार पुनः हम आपसे गुजारिश करेंगे कि किंचित कहीं भी कोई भी परेशानी अगर आपको आपकी तैयारी में आती है तो आप एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। 29वां प्रश्न है, भारत का ऐसा हरित वन जहां अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया है किसका हिस्सा है। दोस्तों, एक बात आप जान लें कि जब भी आप प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे, पुराने प्रश्न पत्रों का जिसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है, तो आप पाएंगे कि आयोग कभी सीधे प्रश्न नहीं बनाता, बड़े ही घुमा के बनाता है। और मेरा भी प्रयास यही रहता है कि मैं प्रश्नों को थोड़ा घुमा के बनाऊं, जिससे, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं और आपसे बुद्धिजीवी वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा, सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पर भी जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत का ऐसा हरित वन जहाँ अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया है किसका हिस्सा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पश्चिमी घाट। क्योंकि हम आपको बता दें कि केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह भारत का ऐसा अंतिम उष्णकटिबंधीय हरित वन है जहां अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया है। तो पश्चिमी घाट 29 का ए सही जवाब हुआ। और हम दोस्तों अब आ चुके हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। एक बार पुनः आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम इसको और बेहतर बना सकें। 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, 2011 में गठित माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे था। जो 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें किससे माधव गाडगिल समिति का संबंध था, तो सी इसका सही जवाब हुआ, पारिस्थितिकी संरक्षण से। 2011 में पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी संरक्षण के संदर्भ में 2 समितियों का गठन हुआ था। एक माधव गाडगिल समिति 2011 में और 2013 में के कस्तूरी रंगन कमेटी। तो इसको आप याद रखिएगा। 30 का सी इसका सही जवाब हुआ। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आगे निरंतर हम आपसे जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।